अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। फैजाबाद इंटरचेंज पर मजहबी जमात का धरना, जुड़वा शहरों में ब्लैकआउट का समा, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लाखों शहरी ख्वार होकर रह गए। रियासत रास्तों में कंटेनर्स खड़े करके जिम्मेदारियों से बरीउल जिम्मा हो गई। अवाम डंडा बरदारों के रहमो करम पर बात करेंगे। इसके साथ साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। वजीर आजम इमरान खान का वफाकी काबीना इजलास में बड़ा इंकशाफ, लोग मरे या जिए, हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। दूसरी जानिब भारत की वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी से राबते सामने आए हैं। और बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर पीटीआई ने अक्सरियत हासिल कर ली है। पीपल्स पार्टी का धांधली का इल्जाम, जबकि मुल्क गिर एहतजाज करने का भी ऐलान किया है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का टेलीफोनिक राबता हुआ है। आइंदा के लाया अमल पर बातचीत की। जीबी इलेक्शंस में कोई भी अक्सरियत हासिल ना कर सका। आजाद उम्मीदवारों की अहमियत बढ़ गई। और इसके साथ साथ प्रोग्राम में लास्टली बात करेंगे महंगी एलएनजी डील शाहिद हकान अब्बासी के गले पड़ गई। एहतसाब अदालत ने शाहिद हकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मुशीर तिजारत अब्दुल रजाक दाऊद के फैमिली मेंबर्स समेत साबिक एमडी पीएसओ इमरानुल हक पर भी फर्द जुर्म आयद किया। उसके साथ साथ 37 अरब के एलएनजी रेफरेंसेस में बड़े बड़े भी फंस गए हैं। एलएनजी रेफरेंस की कंप्लीट कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, जुड़वा शहरों इस वक्त हम हालात देखें तो ऐसे लग रहा है जैसे हाईजैक हो गया है। ना इंटरनेट सर्विस है, ना मोबाइल सर्विस अवेलेबल है, रास्ते बंद हैं। गवर्नमेंट कहाँ है जी? वो जो लोग तो यहाँ 40-50 लाख की आबादी है पिंडी इस्लामाबाद में, और ज़िंदगी टोटली मफलूज होके रह गई है कि इस वक्त ना फ़ोन है, ना कोई आमदोरफ्त है, कोई टोटली नकलो हरकत के ऊपर टोटल कदमने आई हुई हैं। और बाकी पूरे पाकिस्तान में लोगों को उतना अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि इसकी कवरेज बड़ी लिमिटेड की गई है। पता नहीं अच्छी बात है या बुरी बात है। मेरा तो ख्याल है कि कोई इसके दिखाया जाना चाहिए था कि ये क्या मजाक होता है। दुनिया भर में ये बहस रहती है कि जी फेल्ड स्टेट, फलानी स्टेट जी वो फेल्ड स्टेट है। हमारे ऊपर बड़ी ये पहले रहता था। तो अभी फैटिफ वाले भी दुनिया भर में वो कह रहे हैं कि जनाब इनके यहाँ दहशत गर्दी है, ये मुल्क नहीं है, इनके इस्लामी कदमने सेंचुरीज लगाई जाएं और इनके साथ कारोबार बंद किया जाए। उसके बाद ये अगर फेल्ड स्टेट की निशानी नहीं है तो फिर क्या है कि कैपिटल है पाकिस्तान का, यहाँ पे आप देखें गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट बैठी हुई है, साथ में पिंडी में प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फिर यहाँ पे जीएचक्यू है। बिल्कुल, जो पुराना जीएचक्यू पिंडी में भी है, और अभी जो नेवल हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मूव कर गए हैं। यहाँ फौज का हेडक्वार्टर है, क्या कुछ नहीं है। यहाँ एफआईए है, यहाँ पुलिस है, गवर्नमेंट है, और वो सब कुछ मफलूज होके रह गया है। और ये अब 2-3 दिन हो गए हैं कि किसी का बस नहीं चल रहा, तो गवर्नमेंट नहीं चल रही। और खुशियों का भी मौसम है ये, आपको पता है ये शादियों का मौसम होता है यहाँ पे। शादी वाले वेडिंग सीजन में नहीं आ रहे जा सकते। और जो गमी चल रही है कि कोरोना है यहाँ पे शहर में, और कोरोना की वजह से सारा दिन सोशल मीडिया पे ये चलता रहा कि कहीं एम्बुलेंस रुकी हुई है, कि जगह बीमार लोग रुके हुए हैं, कोई आ नहीं रहा जा रहा, कोई किसी को कोई एहसास नहीं है। और सबसे ज़्यादा उसमें तकलीफ बात ये है कि ये वाक़या जो है ये पाकिस्तान में नहीं हुआ। ये जो सारी प्रोटेस्ट हो रही है ये फ्रांस में ये बदतमीजी की गई है। बिल्कुल हम समझते हैं सबके दिल दुखे हैं, हमारे भी दुखे हैं, और उसका तदराक किया जाता है। तदराक के लिए जो तदराक किया जाता है उसके लिए रियासत और गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा जाता है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी मामला है। तो यहाँ पे ये एक बेतुकी बात कि आप अपने मुल्क के लोगों को तंग करें और लोगों को जो है अमलाक को तबाह किया जाए, सरकारी और प्राइवेट, और लोगों को रोका जाए, ये एक अजीब एक मजाक है। और सबसे उसके अंदर प्रॉब्लम ये है बड़ी कि गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही, रियासत नजर नहीं आ रही। आज कोई 2-3 दिन बाद जो है पता चला जी वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब ख्याल आया है कि नूरुल हक कादरी साहब को उन्होंने कहा जी जाके इसके मामले के डील करें। शायद 48 घंटे बाद, मेरा 2-3 दिन हो गए इस चीज को कि इसके बाद है। मेरे 2-3 सवाल हैं
कि पहली तो बात यह है कादरी साहब को प्राइम मिनिस्टर को कहने की क्या जरूरत है, ये उनकी नौकरी है, मजहबी अमूर के आदमी है और खुद भी मसलक भी उनका अपना है, कादरी सिलसिला है, उनको पहले खुद क्यों नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर को इतना लेट क्यों ख्याल आया। तीसरा ये है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी के इंस्ट्रक्शंस पे नहीं करती, वैसे ही काम करती है, गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही। और याद रहे कि यहाँ पे एक दफा लोगों को भूल गया 1990 की दहाई में सलमान रुश्दी की जब वो किताब लिखी गई थी, तो इसी तरह पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया भर में, इस्लामिक मुल्कों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कोहराम मचा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। और ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उस वक्त, दूसरी गवर्नमेंट जो थी 93 वाली, पहली थी, सॉरी पहली गवर्नमेंट थी। तो ये इस्लामाबाद में रैली हुई थी ब्लू एरिया में, और एतजाज एहसन साहब मुझे याद है उस वक्त वजीर दाखिला थे, और वो ये क्वेश्चन आ गया कि बिल्कुल वो रेड जोन तक पहुंच गए थे। तो मुझे याद है उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि जनाब ठीक है बिल्कुल प्रोटेस्ट करें अगर पीसफुल है, मगर अगर ये अमलाक को करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, तो आप अपने रेगुलर SOPs जो है वो फॉलो करें, वार्न करें। नहीं करते उसके बाद हाई फायर करें, वो ना कहे तो कुछ भी हो, गोली भी चलानी पड़े तो अमलाक को गोली चला दे। और गोली चल गई थी, यहाँ 8-9 मुझे जो याद पड़ता लोग मारे गए थे। और उसके बाद फिर बजाय इसके कि गवर्नमेंट डिफेंसिव पे जाए, गवर्नमेंट उनके पीछे गई थी। और ये एतजाज साहब बेनजीर घबरा गई थी, प्राइम मिनिस्टर थी, मुल्क में नहीं थी। उन्होंने कहा जी वही जो होता है कि SP लोग मर गए हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, ये गैर कानूनी हरकत है। और उन सबको गिरफ्तार किया गया था, हजारों लोग पकड़े गए थे। और उसके बाद 24 घंटे में वो मामला थम गया था, तो ये हमारे पास ये मिसाल रही हुई है। यहाँ पे इशू ये है कि यही ग्रुप जो है ये 2017 में भी क्योंकि आए थे, और उस वक्त बहुत ज्यादा लंबा धरना था। बिल्कुल उस वक्त ये डर था नून लीग की गवर्नमेंट को, ये खदशा था, ये इल्जाम था, और काफी हद तक ठीक भी था कि जनाब ये गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश है, और ये गवर्नमेंट को गिराए जाने के पीछे है कि अगर हमने एक्शन लिया और यहाँ बंदे मर गए तो इसको मॉडल टाउन वाक़े की तरह हमारे गले पे पड़ जाएगा। और ये इसलिए हफ्तों महीनों वो सिलसिला चला था। और उसके बाद वो फाइनली एक डील हुई, डील पे साइन किए गए, जनरल फैज साहब के सिग्नेचर हुए, और बड़ा इशू हुआ। एहसन इकबाल के थे, वजीर दाखिला थे, जो आज कहते हैं ये उस वक्त इनके साइन थे। बिल्कुल, इन्होंने साइन किए, बाकायदा उनके साथ डील की। और वो बड़ा मशकूक और बड़े सवाल उठे गए कि जनाब इनको पैसे दिए गए हैं, इनको लाया कौन था, दिखाया कौन गया था। बात ये है कि उसके बाद हमें ये बताया गया था कि जनाब ये मामला जो है ना ये ठप हो गया, अब इनकी जो है ना नीचे से इनको कमजोर कर दिया गया, सजाएं दी गई थी, और ये लोग गए थे। और ये था कि ये फितना शायद दब गया है। अब वो फितना दोबारा खड़ा हो गया है, और उसमें वो बातें जो हैं, बात ये है कि फौजी क़यादत के मतलब जो बातें करते हैं, या वैसे जो उनकी ज़ुबान होती है जो इस्तेमाल की जाती है, अगर नून लीग करे तो हम सारे तनकीद कर रहे हैं कि जनाब ये देखें, ये फौजी क़यादत को ये जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है ये नहीं की जा सकती, ये किसी मुल्क में नहीं है। उनको कुछ लोग गद्दार कहना शुरू हो जाते हैं। जब ये हमारी मजहबी उलमा सो कॉल्ड जो है, जब ये वाली ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, धमकियाँ देते हैं, और फौजी क़यादत को भी नहीं छोड़ते, किसी को भी नहीं छोड़ते, किसी के घर की इज्जत कोई नहीं वहाँ पे उनके हाथ में महफूज नहीं है। पर इनके आगे जाके सबकी रियासत भी मफलूज हो जाती है, गवर्नमेंट भी मफलूज हो जाती है। तो आम आदमी बेचारा क्या करे, आम आदमी तो बेकार है। अब 40-50 लाख की आबादी है इस शहर में, वो मैसूर हो गई है, और आपका फोन काम नहीं कर रहा कि बिल्कुल वो सर्विस नहीं है। और ये कोई इमरजेंसी भी नहीं है, इसके ऊपर किसी को मसला भी नहीं है। अब बताया जा रहा है कि जनाब उनसे कोई बातचीत चल रही है, पता नहीं कामयाब होती है नहीं होती, क्या डील दी जाएगी, कब ये डील खत्म होगी, और ये बार बार डील क्यों देनी पड़ती है। ये इसका परमानेंट हल निकाला जाए कि ये मुल्क है क्या है, कहाँ है, अदालतें किधर है, गवर्नमेंट किधर है, रियासत किधर है। सर मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी, गवर्नमेंट किधर है, रियासत किधर है, रियासत का क्या किरदार होता है जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। तो अब हमारी जो यहाँ पे हुक्मरान रहे हैं अभी भी जो हैं, ये वज़ीर आज़म तो बनने में बहुत इनको दिलचस्पी है। वो 90 साल के हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको हालांकि अरेस्ट करना चाहिए घर पे। इजाज़ शाह साहब नाम के चलो वज़ीर दाखिला से वो भी मौजूद हैं।
वैसे टीवी पे इनकी डेली प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं सर, डेली एक दूसरे को हुकूमत हो अपोजिशन हो गाली गलौज दुनिया जहाँ की करते होते हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों से लोग जैसे आमिर नबी का जलील होकर रह गए, आम आदमी को इनको एहसास ही नहीं हुआ है यहाँ से पाकिस्तान के लोगों को यहाँ पे हुआ क्या कुछ है। पिछले 2 दिनों में मुझे मैसेजेस आए हैं बाद लोगों की फैमिलीज खवातीन वो फंसी हैं सर, वो कहते हैं हम उनके साथ राब्ता नहीं कर पा रहे, हमें पता नहीं वो किधर हैं कहाँ पे, हम उनको रेस्क्यू कैसे करें और कैसे घर लेके आए। ये सिर्फ एक नहीं, ये दर्जन भर ने मुझसे मेरे जानने वालों ने ये कहा है कि वो फंस चुके हैं, वो ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं, और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो ये ट्रैवल में किस जगह पे हैं क्योंकि फोन नहीं काम कर रहे। इनकी जरा स्ट्रेटजी देखें जो हमारी यहाँ हुकूमत बैठी हुई है, वैसे दुनिया भर से बाशो हमसे ज़्यादा समझदारी कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा चालाकी कोई नहीं है, हमारा कोई मुकाबले नहीं कर सकता, ना वो हुस्न में कर सकता है, ना कारकर्दगी में कर सकता है, ना बातों में कर सकता है, ना गुफ्तार में कोई हमारा मुकाबला कर सकता है। लेकिन जब यहाँ पे मामला आके कोई हिकमत अमली क्या है इनकी, ये आज की नहीं है, ये बड़ी पुरानी है। हिकमत अमली क्या है कि हमारा क्या जाता है, मैं वज़ीर आज़म हाउस में बैठा हूँ मैं सेफ हूँ, मैं मिनिस्टर इनकलेव में बैठा हूँ मैं सेफ हूँ, ये तमाम की मैं बात करूँ, मौजूदा की नहीं कर रहे, ये कंटिन्यूएशन चल रही है, लोग मर रहे हैं, वहाँ पे आंसू गैस चल रहे। आज उन्होंने मैं उनका फुटेज देखा, पुलिस वाले बेचारे जो है मारे खा रहे थे, मार मार के उन्होंने दुम्बा बना दिया, ये जो वर्कर्स आए थे बड़े बुरे तरीके से टार्चर किए। इनसे ज़रा पूछने वाली बात है, हिकमत अमली आपकी क्या थी? हिकमत अमली ये थी कि आप इनको मारकूट करने दें, आप इनको आने दें, इनको इकट्ठा होने दें, इनके बाद जो इनका दिल चाहे यहाँ पे उसके बाद मैवरिक की तरह ये पूरे शहर में फैल जाएं, लोगों को मारें, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को मारें। आपके पास एक ही हल है, हमने नेट डाउन कर दिया, हमने टीवी चैनल्स को इतला कर दिया कि आपने इनकी तकरीरें नहीं दिखानी, बस ये 2 स्ट्रेटजी। और पिछला कल का दिन जब लोग यहाँ लाखों लोग जलील हो रहे थे, आप इनके ये जो वजीर हैं जरा इनके ट्विटर अकाउंट्स पे जाएं, वो गाली गलोच हुई है एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे के साथ इन्होंने किया है कि जीबी में हम जीत गए, वो कहते नहीं जी हम जीत गए, नहीं जी हम हार गए, आपने धांधली कर दी। ये औकात है जो ये लोगों के साथ इनकी, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि इनकी सिंसेरिटी कितनी है। और भाई मेरे वो कहते ना मीठा मीठा हप हप तो उसको कड़वा कड़वा थू थू। अगर वजीर आजम आपने बनना है, आपने वजीर दाखिला बनना है, हुकूमत चलानी, तो उसके साथ कोई बर्डन भी होता है, कोई बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है हजूर। फिर आपको थोड़े से उसके साथ खतरात हैं, वो खतरात आपको लेने पड़ते हैं, नहीं ले सकते तो देन यू नॉट फिट टू बी हुक्मरानी का फिर आपको कोई राइट नहीं बनता। यहाँ पे हुआ क्या है, ये खराबियां कहाँ से पैदा हुई हैं कि पुलिस वाले क्यों अब इनको चेक करने को तैयार नहीं है? उनकी सुने, उनकी अपनी एक कहानी है। वो कहते हैं भाई साहब एक बात समझे हमें, आप लोग जो रूलिंग लीड फिर उन्हीं पे जा रही है। जो भी आमिर ने बात की कि बेनजीर भुट्टो साहबा ने अगर किया तो एतजाज ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ना कि मैं इंटीरियर मिनिस्टर हूँ। अगर मुझे आप एसपी को ना रिमूव करें, मेरे ऑर्डर थे, अगर रिमूव करना तो मुझे करें, और मगर मुझे 24 घंटे दें, अगर ये ना कंट्रोल में आया तो मुझे पकड़िएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये चॉइस नहीं है, जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की और होती है। ये एहसान सादिक साहब थे, वहां पे जाके लगे, उस पर डीपीओ लगे, एहसान सादिक साहब अच्छे पुलिस अफसर है, उनकी अच्छी रेपुटेशन है, वो जाके वहां पे लगे, ओकाड़ा में डीपीओ लगे 2008 में, वर्ल्ड बैंक की नौकरी छोड़ के। अब उनको 3 महीने बाद शहबाज शरीफ साहब ने हटा दिया क्योंकि लोकल एमपी उन्होंने शामिल करने थे अपनी पार्टी में, जो वो अपना ग्रुप और गिरोह बना रहे थे। उन 3 एमपीज ने कहा कि अगर आप इसको एहसान सादिक को यहाँ से हटाएंगे तो हम आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने 3 महीने बाद हटा दिया एहसान सादिक साहब को, जो इनकलाबी आए थे हमारे शहबाज शरीफ साहब ऐसे लंदन से इनकलाब लाने आए थे और जालिब की नज़में पढ़ते थे। मैं बता रहा हूँ कि पुलिस जो है ये डिमोरलाइज कैसे होती है और कैसे फिर उनको ये आके वर्कर टाइप जो है उनको छितर मारते हैं और वो आगे भाग रहे होते हैं और वो ये पुलिस वाला जो है ना वो आपके सामने पिट रहा होता है। बिल्कुल। उनको 3 महीने बाद हटा दिया एहसान सादिक को। आपको ओकाड़ा शहर में जनाब उनके हक में जुलूस निकल गए। मैंने उनको फ़ोन किया, मेरे जानने वाले हैं, मैं एहसान सादिक साहब अभी आपको 3 महीने वहाँ पे हुए हैं, 3 महीने में ऐसा कौन सा आपने वहाँ पे चमत्कार कर दिया है कि लोग आपके लिए सड़कों पे आ गए? उन्होंने कहा साहब बड़ा सिंपल सा असूल है पुलिस का, बड़ा सिंपल सा। मैं डीपीओ किया हूँ, मैंने अपने एसएचओ को, मुझे पता चला बेहतर एसएचओ उसको मिल जाते हो, अच्छे पुलिस वाले मिलते हैं। मैंने उनको एक ही उनको टास्क दिया कि मुझे यहाँ से क्राइम का खात्मा चाहिए, आपको मैं किसी के कहने पे एमपी एमएनए वजीर किसी के कहने पे मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा, ना पोस्टिंग करूंगा, मैं ये मेरी जिम्मेदारी है, जो भी होगी बुलेट है कि मैं खुद लूंगा। उन्होंने कहा जब आपकी टीम को ये पता हो ना मेरा जो ऊपर बैठा हुआ है ना वो मेरे साथ है और वो मुझे नहीं हटाएगा, किसी के कहने पे ट्रांसफर पोस्ट नहीं करेगा ना, वो जान लड़ा देते हैं फील्ड में। कहते 3 महीने में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बंदे पिक किए, उनको मैंने वहां पे एसएचओ लगाया, एक एतमाद दिया कि आप जाएं और डिलीवर करें, मैं बैठा हूं। यहाँ पे जब आपको इस तरह के लोग नहीं मिलते, आपको ना पुलिस में आपको अफसर मिलते हैं, ना आपको आके आपको यहाँ पे उसमें कैबिनेट में ऐसे लोग मिलते हैं जो आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ये मॉडल टाउन के बाद पुलिस यहाँ पे खत्म होना शुरू हुई है सर, अगर आप इसका देखें, जिसके बाद ये लॉलेसनेस पाकिस्तान में बढ़ी है, इस तरह के ग्रुप्स और गिरोह जो है ना डोमिनेट किया है। कि मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ साहब, उसने कहा मुझे पता ही नहीं, मुझे तो खबरों से पता चला। उसके बाद तकीर शाह साहब ने कहा जी मुझे तो फलां ने कहा था। उसके बाद वजीर आजम साहब भी थे, फलाने साहब भी थे, और उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी मुझे पता ही नहीं है। जब आपने ये कहा पुलिस पे डाल दिया।
आपने वहां पे 16-14 बंदे मार गए, वहां पे 200-400 बंदे जख्मी हुए, सारे के मुकदमे पर्चे किस पे हुए? वो सारे पुलिस वालों पे हुए, एसपी पे हुए, या जो भी उनके थे वो 17-18 लोग थे जितने भी थे। अब इसके बाद पॉलिटिकल लीडरशिप ने ओनरशिप नहीं ली, उन्होंने कहा जी हमने तो कहा ही नहीं था, इन्होंने खुद मारा है। जब उन पे कत्ल के पर्चे हुए, मुकदमे हुए, उन्होंने इंक्वायरियां भुगती, फिर मीडिया का दबाव आया, प्रेशर आया कि भैया आपने जाके 15-16 बंदे मार दिए, तो पॉलिटिकल लीड ने अपने आप को डिस्टेंस किया। हालांकि इन पे पर्चे भी हुए थे, अगर आपको याद हो, उस इमरान खान साहब लीड कर रहे थे, तहरुल कादरी साहब लीड कर रहे थे, इवन मीडिया में हम लोग लीड कर रहे थे कि भाई साहब आपने बंदे मार दिए हैं, इसके बाद आप उन पे पर्चे दें, जो कि उन्हें उसमें थे। जब ये सब कुछ हुआ, इमरान खान साहब ने भी धरने देकर पर्चे दिलवाए, तहरुल कादरी साहब ने भी दिलवाए, तो पुलिस क्या करती फिर उसके बाद? उन्होंने कहा भाई साहब हम बंदे मारे, हम वहां पे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करें, हमें आप उसके बाद आप कहते भी हैं, रात को कहते हैं, दिन को आप मुकर जाते हैं पॉलिटिकल पोजीशन बचाने के लिए। ये जो कल्चर था, ये पूरे का पूरा टॉप पे आया है। अब कोई वजीर आपको नहीं नजर आया इन 2 दिनों में। वैसे इनको जो संभाले नहीं जाते टीवी पे, वो गाली गलौज करेंगे एक दूसरे के साथ, पीपल्स पार्टी वाले, नवाज लीग वाले, इमरान खान साहब वाले। इतनी जरूरत नहीं हुई कि मौलाना साहब पे एक लफ्ज कह के देख लें, एक लफ्ज। तो कोई ट्वीट, ये जो ग्लैडिएटर्स हैं, ये जो हमारे ब्रेव हार्ट सामने यहाँ भर्ती किए हुए हैं, किसी एक को जरूरत नहीं हो कि आवाम मार रही है, आवाम सड़कों पे जलील हो रही है, पुलिस आपकी पिट रही है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पे काम नहीं, दुनिया भर में हमारी बदनामी हो रही है। अभी आपने FTF पे आपने हजारों यहाँ तरमीमें करवाने की कोशिश की है, सीक्रेट मीटिंग की है, उसके बाद एक इमेज, ये वाले इमेजेस जब दुनिया भर में जाते हैं, उसके बाद आप उनको कुछ भी समझा लें, आपके यहाँ पे पूरे उसके दुनिया भर के डिप्लोमेटिक मिशन समझना है वो उन्होंने कहा, आज जो रिपोर्टें भेजी होंगी मिशन ने दुनिया भर में, क्या भेजी होंगी? ना इस मुल्क में पैसा आ रहा है, कोविड की वजह से पहले इकॉनमी आपकी डाउन में, इमेज हमारा खराब है। आप अच्छा फिर फ्रंट पे आप आने को तैयार नहीं। इमरान खान साहब गायब हैं, उनकी हुकूमत गायब है, एंड रिजल्ट एक ही बना है उनका जनाब, कि जनाब वो आएंगे, आपको गालियां भी देंगे, चीजें उनको साथ जाने चाहिए। उनको प्रोटेस्ट का पूरा राइट है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें, किसी जगह पे करें, वो आके उसमें 1 घंटे के लिए करें, 10 घंटे के लिए करें, आपको कोई राइट नहीं है कि आप जाए लोगों की। इवन हमारा जो मजहब है, ये तो रास्ता देने वाला मजहब है भाई। हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, वो तो जो उनको आके उनको तंग करते थे, उनके घर जाते थे उनका हाल हवाल पूछने के लिए। तो थोड़ी सी आप थोड़ी इस्लाम की जो हमारी पिक्चर है, अगर ये पिक्चर आपने पेश करनी है तो जी अल्लाह अकबर वाला। मैं इसमें ऐड करूं, मुझे तकलीफ है होती है कि सबको तकलीफ है, ये पूरे इंसान को तकलीफ है कि जो वाकया हुआ है, इन्होंने ठेकेदारी ले ली है कि इन्होंने ही सब कुछ करना है। मतलब जो सबको वो जो किया जा सकता है पाकिस्तान में नहीं हुआ। मैं सिर्फ इसमें एक ऐड कर दूं कि हम यहाँ पे साफ़ी हमारे गवाह मौजूद हैं कि जब ये 7-8 बंदे जब मर गए थे, इस्लामाबाद में मार दिए गए थे पुलिस की फायरिंग ने, जो गैर कानूनी अमलाक जलाई जा रही थी, यही मौलवी हजरात थे। उसके बाद जो है ये डर था कि पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। और यहाँ हमारे दोस्त गवाह मौजूद हैं कि तजाद हसन साहब के पास उसने कहा जी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ ना। और ये मुझे याद है कि यही मौलाना फजलुर रहमान साहब जो भी संभाले नहीं जाते, काजी हुसैन अहमद साहब जो है, इनकी कॉलें आनी शुरू हो गई थी कि जनाब वो फलाने जो आदमी पकड़ लिए, गिरफ्तार कर लिए, मेरा कोई कज़न भी है, मेरे दोस्त का बच्चा है, फलाना फलाना, और उनको ये मुसीबतें पड़ गई। तो ये तारीख रही हुई है कि ये जो बुलीज होते हैं, इनका एक ही तरीकाकार है, ये यही जुबान समझते हैं, बजाय इसके कि उनको पकड़ने की। आपने पहले भी पकड़ा, फिर छोड़ दिया, फिर वो अब धमकियां दे रहे हैं कि हम बताएं कि हमें किसने यहाँ पे भिजवाया है। तो वो फिर ये जवाब देने पड़ सकते हैं। फिर हम भी सोचते हैं कि पता नहीं क्या साजिश है। और पिछली दफा तो चलो समझ आती थी कि जी नून लीग वाले कहते थे जी हमें गिराने के लिए, इसलिए क्या गिराने के लिए है, कौन ला रहा है और क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये एक मेन क्वेश्चन नाज़रीन। हमें ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तानियों को वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरी जानिब भारत वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से राबते में है। काबीना इजलास की एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पे आपके साथ अपडेट शेयर करते चलें कि जो बहुत तनकीद की जा रही थी कि मोबाइल फ़ोन सर्विस, इंटरनेट को बहाल किया जाए। अभी अगर हम देखें अपने फ़ोन्स पर तो इस वक्त जो इंटरनेट सर्विस है और मोबाइल फ़ोन सर्विस है उसको बहाल कर दिया गया है। और ज़राए के मुताबिक खबरें भी सामने आ रही हैं कि जो मुज़ाकरात थे इन दोनों के दरमियान वो भी कामयाब शायद होते नज़र आ रहे हैं। इससे पहले कि हम
कोरोना वाली स्टोरी पर जाएं। आमिर साहब, मैं पहले गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हुए हैं, आप कह रहे थे कि मिड टर्म इलेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो किसी पार्टी ने एज सच लीड नहीं किया है। अगर हम इंडिपेंडेंट जो लोग खड़े थे उनकी हम सीट्स हम देखें तो ज्यादा हमें नजर आ रही हैं एज कंपेयर टू जो पार्टीज वहां पर खड़ी हुई थी। तो आप इस पूरे अमल को, इन पूरी इलेक्शंस को किस तरह से देख रहे हैं? मैं इस तरह देख रहा हूँ कि हम ये फर्स्ट स्टोरी के तौर पे गिलगित बल्तिस्तान नहीं लिया। एक तो ये है कि अब 24 घंटे हो गए हुए थे, थोड़ी सी काफ़ी लोगों ने तबसरे सारे कर लिए हुए थे। दूसरा ये है कि ये वही स्टोरी है, अगेन एंड अगेन जो है ना, पुरानी नई बोतलें आ जाती हैं, मशरूब पुराने रह जाते हैं, वो वही सिलसिला रहता है। बात यह है कि हम यहाँ थ्रू आउट ये कहते जा रहे थे कि ये तब स्टोरी बनेगी अगर पीटीआई वहाँ पे हार जाए। एक तरीकाकार रहा है कि आज़ाद कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी कि जिसकी इस्लामाबाद में गवर्नमेंट होती है, उनकी गवर्नमेंट बनती है। वो इसलिए बनती है कि लोग ये समझदारी करते हैं कि यहाँ पे अभी भी सारे फंड्स जो जाने होते हैं और मेजर अपॉइंटमेंट जो वहाँ पे होती हैं उसमें फेडरल गवर्नमेंट होती है। आज़ाद कश्मीर के तो फिर भी उनका एक अपना बजट है, एक अपना अदालतें भी अपनी हैं, अपना नैब भी अपना होता है। यहाँ पे तो ये तो सूबा भी नहीं है उस तरीके से, तो इसलिए ये तो ज़्यादा डिपेंडेंट है फेडरल गवर्नमेंट में। अगर फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे साथ ना हो तो वो गवर्नमेंट मफलूज होकर रह जाती है। तो ये लोगों को एक कलेक्टिव विजडम वहाँ पे होता है, इसमें धांधली की बात नहीं है। बात यह है कि वहाँ पे अब वो पीटीआई जीत गई और पीटीआई के जो अभी जो फिगर्स आ रहे हैं उतनी नहीं जीती जितनी पीपल्स पार्टी या नून लीग सीटें जीती थी। उनकी 16 थी पीपल्स पार्टी की, उनकी 14 थी नून लीग की, अब इनकी सिर्फ 10 आई हैं। 7 इंडिपेंडेंट बताए जा रहे हैं। 7 में से काफ़ी मेरा ख्याल चांस इस बात का है ज़्यादातर लोगों ने पीटीआई को ज्वाइन कर लेना है, और यही हमेशा होता है कि जो इंडिपेंडेंट्स होते हैं वो ज्वाइन कर जाते हैं। मेरा ये है कि जो अब ये आज बिलावल साहब ने और मरियम बीबी ने कल 2-1 दिन से बहुत ज़्यादा शोर मचाया भाई धांधली का ये इसको इम्पोर्टेंट जो बनाया गया था वो पहले तो बिलावल भुट्टो साहब ने बनाया, जो कि बहुत अच्छा किया कि आपने उनको कौमी धारे में लाने के लिए, बड़ी अच्छी बात है, 1 महीना वहाँ बैठे रहे और बिल्कुल उसकी वजह से ये मेन स्ट्रीम खबर बन गई। आप हम सब ने कवर करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत अच्छी थी कि वो ये बिल्कुल, वरना आज़ाद कश्मीर के भी ऐसे कवर नहीं होते। ये पहली दफ़ा मेन स्ट्रीम ने, क्योंकि बिलावल वहाँ पे गए थे और ये सारे धरने वरने दूसरे छोड़ के वहाँ पे गए हुए थे, उसके बाद फिर मरियम बीबी गई और उसके बाद फिर वो बड़े बड़े जलसे होने लग पड़े। तो ये एक तासुर दिया जा रहा था, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ये तासुर दिया था कि जनाब ये लोगों के अंदर उनकी बड़ी पजीराई हो रही है और यहाँ कोई अपसेट होने जा रहा है। और क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है, इनकी गवर्नेंस अच्छी नहीं है और ये महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रहे और लोग जो है बहुत ज़्यादा तंग है, तो उसका सबसे बड़ा सबूत जो देंगे हम वो ये गिलगित बल्तिस्तान में आएगा। और काफ़ी लोगों को ये खर्चात भी था, पीटीआई को भी डर पड़ गया हुआ था कि जनाब शायद वाकई ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि जलसे बहुत बड़े थे। अब वो वैसा नहीं हुआ और जो ये इल्ज़ामात हैं ये इसकी तफ्तीश होगी, शायद कुछ उसमें सबूत भी निकलेंगे, मगर ये इल्ज़ामात और सबूत जो थे ये 2013 में भी जो पीपल्स पार्टी की दफ़ा भी मौजूद थे, नून लीग की दफ़ा भी मौजूद थे, इस दफ़ा में भी मौजूद हैं। ये कोई लार्ज स्केल वो वाला देखेंगे अगर कोई इस तरह का सबूत लेके आ जाएं। मेरा सवाल ये है कि अब पहले तो सारा दिन जो है ना इलेक्शन होते रहे और यही खबरें होती रही कि बड़े अच्छे इलेक्शन हो गए हैं, प्रिजाइडिंग अफसर इंटरव्यू चल रहे थे, हर पोलिंग बूथ में पीपल्स पार्टी के भी बैठे हुए थे पोलिंग एजेंट और नून लीग के भी बैठे थे, सबके बैठे हुए थे। सारा दिन ये खबरें नहीं चलती। जो ही रिजल्ट आना शुरू हुआ और रिजल्ट लगा कि वो इनके खिलाफ जा रहा है या उस तरह नहीं जा रहा जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले आ गए, तो उसके बाद ये फिर ये शोर मचना शुरू हो गया। और मरियम बीबी का ये कहना कि जी पहले ही प्री पोल रिगिंग में हमारे 7-8 लोग बंदे तोड़ के ले लिए गए थे और पहले ही रिगिंग हो गई थी, बिल्कुल शायद सही कह रही होंगी। पर मेरा सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी की 2/3 मेजॉरिटी से वो जीते थे और जब नून लीग का इलेक्शन हुआ और पीपल्स पार्टी की इस खित्ते के लिए, पूरे बल्तिस्तान और गिलगित के इलाके के लिए बड़ी खिदमात हैं, उनके पास ये जो ऑटोनॉमी है ये पीपल्स पार्टी के दौर में हमेशा हर दौर में दी गई हुई है। फ्रॉम 70s ऑनवर्ड्स बीबी भी थी और इस मौजूदा गवर्नमेंट के दौरान भी जो लास्ट इनकी थी, बड़े वहाँ पे काम हुए। वो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो सारे के सारे लोग नून लीग में चले गए थे। बिल्कुल। नून लीग कैसे जीती थी? वो भी ऐसे ही जीती थी।
तो जिस तरह एग्जैक्टली वही है कि 2013 में जब नून लीग जीती थी तो पीपल्स पार्टी के सारे लोटे जो है वो नून लीग में चले गए थे, जो कि 2018 में वो पीटीआई में चले गए थे। ये वही लोटे हैं जो 2002 में भी पैट्रियट बनी थी, 2008 में भी ये लोटे थे, 13 में भी थे, 18 में भी थे, हर इलेक्शन में होते हैं। तो ये एक हमारा पॉलिटिकल कल्चर है, इसको सारों को इलेक्शन कमीशन पे, धांधली पे और रियासत पे और वो खलाई मखलूक पे ना डालें। ये कल्चर का हिस्सा है और ये सारी पार्टियों में मौजूद है। सवाल ये है कि आप शोर सिर्फ जब मचाते हैं कि जब आप हार जाते हैं, ये जब हार जाते हैं तो फिर अब वो शोर सुन रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो ये अपसेट नहीं हुआ, ये जिस तरह होता आ रहा था उस तरह ही हुआ है। हाँ, मेरे लिए भी ये एक वो है कि वाकई आपको ये मानना पड़ेगा कि मतलब पीटीआई ने वो इलेक्शन जीती है, हालांकि कम जीती है, मगर ये एक उन्होंने प्रूव किया है। अब इसको अच्छा समझ लें या बुरा समझ लें कि ये महंगाई फैक्टर है, ये बिल्कुल मिसगवर्नेंस एक फैक्टर है, मगर उसके बावजूद भी वोटिंग पैटर्न लोगों का तरीक़ाकार जो है वो ज़ात बरादरी और वो जो पुराना तरीक़ाकार है वैसे ही है। सो ये एक चीज़ ज़रूर मैं उनको क्रेडिट जाएगा ले लें पीटीआई को, या उनको डिस्क्रेडिट है नून लीग का और उनका कि सिर्फ जलसे बड़े होने से ये मतलब नहीं है कि तब्दीली आ गई है। इन छोटे इलाकों में, छोटे शहरों में भी ऐसा ही होता है, एंटरटेनमेंट नहीं होती है, कुछ भी इवेंट, उनकी लाइफ कोई इतनी इवेंटफुल नहीं होती है। जब शहर में कोई बिलावल भुट्टो जैसे साहब आ जाएं या मरियम बीबी जैसी कैरिस्मेटिक खातून आ जाएं, इमरान खान तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, वो आ जाएं तो सारा शहर इकट्ठा हो जाता है। वो ये नहीं उसका मतलब होता कि सारे पीपल्स पार्टी के हैं, नून लीग के हैं, पीटीआई के हैं, वो जलसा देखने आते हैं कि हमारे शहर में जलसा हो रहा है, वो बड़ा उनके लिए बड़ी है। सो उसका ये मतलब नहीं है कि वो सारे वोटर हैं। जिस तरह मुशर्रफ साहब को फेसबुक के फॉलोअर से ये गलतफहमी हो गई थी कि ये करोड़ों जो लोग मुझे फॉलो करते हैं ये सारे मेरे वोटर भी हैं, ऐसा नहीं है। सारे ज़्यादातर आपके दुश्मनान और ज़्यादातर जो आपके क्रिटिक होते हैं वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं। सो इस तरह भी देखिए इसको। क्लास साहब, आप इस पे कोई कमेंट करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मेरा ख्याल है कि आपने बड़ा तफसील से एनालिसिस दे दिया है, इस पे फिर बात हम करते रहेंगे क्योंकि कोरोना वाली बड़ी डेंजरस स्टोरी है। मेरे खुद में जब से परेशान हूँ इसको हम नंबर 1 स्टोरी बनाने का सोच रहे हैं। हमने बैठ के इसी पे गुफ्तगू की है कि एक्सक्लूसिव तो चलो रिपोर्टर की अपनी एक होती है, हर एक की होती है, लेकिन मेरा ख्याल है इसके कंसिक्वेंसेस बड़े खौफनाक हैं जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जो 10 नवंबर की मीटिंग हुई है, कैबिनेट की हुई है, वहाँ पे ये इंकशाफात किए गए, ये कोई मेरे आपके नहीं है। और पाकिस्तान के लोगों के लिए मेरा ख्याल इट माइट बी वेरी डिस्टर्बिंग स्टोरी जो वहाँ पे कैबिनेट में ये वहाँ पे इंकशाफात किए गए हैं। और जिस तरह की वहाँ पे इतने बड़े इंकशाफात के बावजूद बिजनेस एज यूजुअल और कहा गया कि हम कुछ नहीं कर सकते। हुकूमतें कुछ करने के लिए लाई जाती होती हैं, हुकूमतें सिर्फ हाथ खड़े करने के लिए नहीं लाई जाती होती। तो जो कुछ मैंने वहाँ से मुझे कोई पता चला है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ये 20 हमारे ये 22 करोड़ जो लोग हैं, इनके लिए जो प्रोसीडिंग हुई है कैबिनेट के पिछले इजलास की 10 नवंबर वाली, दे मस्ट बी वेरी मतलब डिस्टर्बिंग। हुआ क्या हुआ ये है कि वहाँ पे जो मैंने गैदर की है वेरी ऑथेंटिक स्टोरी कि असद उमर साहब ने इन्होंने ब्रीफिंग दी है। वो आपको पता है उनका वो सारा जो भी है सिस्टम है ना उसको वो हेड कर रहे हैं। उस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने इनको बताया है कि हमारे अगस्त और ये इस तक अक्टूबर तक ये डाउन किया है कोरोना जो है, क्योंकि उस वक्त आपको पता है लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, थोड़ी सी लोगों को अपनी SOPs के हवाले से थोड़ी सी अवेयरनेस भी आ गई थी, लोगों को समझ भी आ गई थी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क पहना है, बला बला। जो ही लोग तैयार हुए हैं, अब अगर आप देखें ना तो उसी दरमियान के वक्त यहाँ पे जो बड़ा जुल्म किया पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो कहते हैं ना कि हम इस मुल्क के सेवियर, ये नहीं है। इन्होंने उसी वक्त ही PTM ने जलसे शुरू किए जब आपका कोरोना नीचे गया है। मैं आपको वही टाइम फ्रेम वही आ रहा है जो कैबिनेट में डिस्कशन की गई है। इन्होंने PTM ने जलसे शुरू किया, गोजरावाले में किया, कराची में किया, उसके बाद ये क्वेटा गए, गिलगित गए, मरियम नवाज साहबा पहुंच के सारे। अब वही शहर तकरीबन अगर आप देखें जो बताए गए हैं, मोस्टली वही शहरों में कोरोना बेकाबू हो रहा है जहाँ जहाँ पे इन्होंने जलसे किए। इवन गिलगित के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे भी कोरोना इस वक्त उसका सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। हैदराबाद में सबसे ज्यादा आ रहे हैं, मीरपुर में ज्यादा आ रहे हैं, मुजफ्फराबाद में चलें जो 3 बड़े शहर हैं जो असद उमर साहब ने वहाँ ब्रीफिंग दी है, ये सबसे बड़े आ रहे हैं। अब उसमें हुआ क्या है, इन तमाम ने मिल के लोगों को अब वो बता रहे हैं कि कोरोना बेकाबू हो गया, ये उन्होंने कैबिनेट में बता दिया। इसके उन्होंने कहा इतने डेंजरस रिजल्ट स्पेशली 10 नवंबर के बाद, ये 10 नवंबर ओवरनाइट तो नहीं हुआ ना,
ये पीछे आपका काम एक हो रहा था चल जब रहा आप था। पब्लिक रैलीज कर रहे थे, लोगों के पास जा रहे थे। इमरान खान साहब इन कंपनी को इसलिए ज्यादा ब्लेम किया जाता है या करना चाहिए कि आप हुकूमत हैं, आपको लोगों की जानो माल और इन चीजों की ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। होनी तो मरियम नवाज साहब को भी चाहिए थी, होनी तो बिलावल को भी चाहिए थी, होनी तो उसका मौलाना फजल रहमान को भी चाहिए थी। बिल्कुल। चले वो तो क्यास की एक पॉलिटिकल क्यास की कोशिश करेंगे, उनको लोगों की जान माल से चले कोई दिलचस्पी नहीं है। यू आर द गवर्नमेंट, आपको लोगों ने कंसर्न होना आपने चाहिए। वोट दिया है कि आपने उनकी जान बचानी है। आपने गिलगित में अपने वहां पे वजीर भेज दिया कि वहां जलसे जुलूस करें। इमरान खान साहब ने 2-3 खुद बड़े जलसे जुलूस कर लिए, उनको नहीं रोका। खैर अब अगली स्टोरी सुने। ये तो हो गया कि बढ़ गया जो कुछ आ रहा है सामने। इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं ज़रा जल्दी से बता दूं कि कौन कौन से शहरों में जो बताया गया है कि इनसे निकल गया, हाथ से कोरोना निकल गया। सर मुल्तान है, कराची है, भावलपुर है, गिलगित है, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, एबटाबाद, रावलपिंडी, गुजरात। ये जहां पे सबसे ज्यादा हो रहा है इस वक्त। बाकी ये नहीं है कि बाकी जो है वहां पे नहीं हो रहा। गिलगित का मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां पे सबसे ज्यादा जल से जुलूस आपने किए। इसके बाद कराची। अब सुने, उन्होंने एक वजीर ने पूछा जब कैबिनेट में ब्रीफिंग दे ली असद उमर साहब ने। असल स्टोरी ये है। अब मैंने पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड अजय क़यामत नहीं आई। हाँ, अब अजय क़यामत नहीं आई। एक वजीर ने ये पूछा कि एक्सीलेंसी हमें ये बताएं, ये खबरें आ रही हैं कि इसकी वैक्सीन इजाद हो गई है, 95% जो है वो उसका इफेक्टिव रेट है, और टर्किश उसका जो ओरिजिन के डॉक्टर हैं वो उन्होंने बैठ के इसको बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू किया है, अमेरिकन जो कंपनी की आई है। तो पाकिस्तान क्या करेगा इसके लिए कि व्हाट वी विल डू? मतलब वैक्सीनेशन तो वो आ गई, आप उसको पूरी दुनिया कोशिश कर रही है लेने की। जवाब सुने आमिर साहब, दिस इज द हाईएस्ट फोरम। उस पर फरमाया गया है, उन्होंने कहा जनाब आप बिल्कुल कोई तवक्को ना रखें। पाकिस्तान में आने वाले कई, मतलब कोई स्पेसिफाई नहीं किया उन्होंने। पाकिस्तान में मतलब सोन का लफ्ज किया कि कोई इतने करीब में, वो उसको क्या कहते हैं, नियर फ्यूचर में कोई इम्कानात नहीं है पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन हम नहीं ला सकते। नहीं ला सकते। 2 रीजनिंग बताइए। अच्छा, लोग फौरी तौर पर एक और पे जंप करेंगे कि 80 दर्जे पे हम कैसे उसको हम स्टोर कर सकते हैं। 2 चीजें। उसके बाद उन्होंने कहा एक जो ये दुनिया के एडवांस मुल्क थे, अब रीजनिंग सुने जरा, मतलब ये पहली दफा जैसे आ रही हो, हमने कोई स्टेप्स नहीं लिए। उन्होंने कहा जनाब कि दुनिया के जो एडवांस मुल्क थे उन्होंने जनाब इसकी R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाया था। उन्होंने एडवांस बुकिंग करवा ली थी अपने शहरियों के लिए, अपने लोगों के लिए। जैसे अमेरिकन की आबादी जो मेरा ख्याल है 34-35 करोड़ के करीब है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतनी है 30-35 के करीब है, 12 इसी रेंज में। उन्होंने अलहदा बुक करवा लिए। दुनिया के दीगर जो एडवांस मुल्क है, यूरोपियन ने करवा लिए, यूके ने करवा लिए, बाकी जो भी एडवांस मुल्क हैं उन्होंने करवा लिए। सो वो जो फरमा रहे हैं जनाब कि उनको वैक्सीन क्यों पहले मिलेगी, 2 रीजन की वजह से। वो बुक करवा चुके हैं, उन्होंने खरीद ली है, उन्होंने उस पर पैसा इन्वेस्टमेंट कर लिया, नंबर 1। सो हमारे कोई ऑर्डर्स नहीं है, ना हमने उनको अप्रोच किया, ना हमने उनसे बातचीत की, ना हमने कहा हमें भी कोई थोड़ा सा झूंगा मिल सकता है, गरीब यतीम शोदे मस्कीन, हम भी अल्लाह रास्ते इधर रहते हैं। 22 करोड़ बहुत बड़ी आबादी है। वो ये ना हाथ जोड़ के मिन्नत तरला करके किसी की दाढ़ी पे हाथ लगाओ, किसी के पाँव पकड़ो, किसी को कोई थोड़ी सी दुआई दो कि खुदा का खौफ करें। 22 करोड़ लोग आपके इस खिते में भी रहते हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा जनाब कि ना हमने किसी से रब्ता किया, ना किसी से अप्रोच किया, क्योंकि ये वैक्सीन हमें मिल ही नहीं सकती। पहली वजह ये हुई कि एडवांस वर्ल्ड ने खरीद लिया, जिसके पास पैसा था, रिसोर्सेज उन्होंने खरीद लिए, इन्होंने कोशिश नहीं की, नंबर 1। दूसरी रीजनिंग जिस पर पाकिस्तानी कौम इस वक्त बड़ी मुतमिन हो जाएगी, लेकिन साथ में जब मैं भारत का बताऊंगा कि भारत क्या अरेंज कर रहा है, तो थोड़ा सा आपका मुतमिनपन आपको पता चलेगा कि शहरियों की कदर कैसे करते हैं। उस पे ये फरमाते हैं कि जनाब हम क्या करते हैं, या 80 दर्जे माइनस उस पे दर्जा हरारत पे इसको स्टोर करना है। हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, मीन्स कि हमारे पास अरेंजमेंट्स भी नहीं है। अगर हम ले लेते, वैक्सीन हमें मिल भी जाती, हमने सौदा कर भी लिया होता, हमने मतलब उस पर कहते हैं गंदम के लिए $2-2.5 बिलियन हमने दे दिया उनको रूसी किसानों को। इंसानों की जान बचाने के लिए हमने $2-2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं की कि जहाँ 22 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे। अगर वो हम कर भी लेते तो फायदा कोई नहीं था। क्यों नहीं फायदा था? ये कैबिनेट में सुने, कैबिनेट की गुफ्तगू हो रही है। उन्होंने फायदा इसलिए नहीं था कि हमारे पास स्टोरेज की वो नहीं है, हमारे पास लॉजिस्टिक नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स भी नहीं है, मीन नहीं है स्टोर करने का। एंड क्या हुआ आमिर साहब, कहानी लंबी होगी जरा। उसके बाद तमाम ने कहा, उन्होंने कहा जी इसका फिर क्या हल है। उसके बाद सारे मुतमिन हुए, एक ही हल निकाला गया जिसकी तकरीर आज इमरान खान साहब ने की है। सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ ना मिलाएं, फंक्शन मत करें, मास्क पहने। ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए ये मैसेज आया है कैबिनेट के हाईएस्ट फोरम से। 1 साल से हम फंसे हुए हैं, पूरी दुनिया ये अप्रोचेस कर रही है, कोई आके अपने अरेंजमेंट्स करने की कोशिश कर रही है। मीनवेल में मैंने बैठ के जब ये चीज़ें देखी, उन्होंने कहा जनाब कि हम आपको कुछ नहीं कर सकते। वो कहना कि कहते हैं जागते रहना, साढ़े देना रहना। ये कैबिनेट का मैसेज है। रिपीट कर दूं, आपने शायद ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद ये बात करते हैं। ये टीजर मैं छोड़ देता इंडिया का भी बताना, मैं छोड़ता हूँ ये। मैं खुद डर गया हूँ सुन के आपके इस वक्त पूरी दुनिया में ये आ रही है कि कोरोना की दवाई वैक्सीन निकल आई है 90%, 95% के दरमियान में उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं।
और आप ये कह रहे हैं कि कैबिनेट में ये डिस्कस हुआ कि हम वो लोगों को ये उम्मीद ही ना रखें कि हमारे पास वो वैक्सीन आ रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने कोई किसी किस्म की उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं की और हमारे पास वो दवाई नहीं आ रही, ये आप कह रहे हैं। एग्जैक्टली उन्होंने बड़ा क्लियर ये मैसेज दिया है कैबिनेट से, ये वक्फे के बाद पाकिस्तानियों को वैक्सीन नहीं मिलेगी। इस पे ब्रेक के बाद ही बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं क्लास अप के बाद जरा एक दफ़ा रिपीट कर दूं क्योंकि मुझे हजम नहीं हो रही है। वो वैक्सीन कोरोना की जिस पे पूरी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है, वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलने जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हाथ उठा दिए। मैं सही कह रही हूँ कहा साहब? बिल्कुल सही कह रही हैं। और इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया क्या कर रहा है? अब स्टोरी है, बहुत सारे लोग इसको बाई करेंगे, जो इनके वजीर भी कल पे आके ट्वीट भी करेंगे और हमें समझाएंगे कि भाई साहब हम थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, लिहाजा हम कहाँ पे 80 दर्जे की ये वैक्सीन को वो पहले से लोगों को कैल कर ले। यहाँ पे आपको पता अल्लाह तवक्कुल बड़ी चलती है, इसलिए वो कैल हो भी जाएगी 22 करोड़ के बाद। वैसे मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये जिन्होंने कैबिनेट में अगर बना दिया है, इसकी वेरियस रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो ये है कि कुछ डिपेंड करता है कि कौन सी वैक्सीन है, कौन बना रहा है, उसको कैसे रखना है। 8 डिग्री से लेके 50 और 80 माइनस तक जो है ना उसकी स्टोरेज होती है। पर ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि न्यूक्लियर कंट्री जो है वो इसको स्टोर नहीं कर सकता। अब इन्होंने तो खड़ दिए हैं, अल्लाह जाने तो उसके बाद आवाम जाने, अल्लाह तवक्कुल पे छोड़ दिया, खत्म होगी बहस वहाँ पे। इंडिया क्या कर रहे हैं सर? थोड़ी सी मैं रिसर्च डाली अगेन, क्योंकि हम सारी चीज़ें इंडिया के साथ मैच करते हैं, मुकाबला डालते हैं। इंडिया ने ये किया तो हमने ये किया, वो कहते हैं पाकिस्तान ने ये किया तो हमने किया। 72 साल से मुकाबला चल रहा है, अब यहाँ मुकाबला नहीं हो रहा। इंडिया ने क्या किया? मैंने उनकी ये हेल्थ मिनिस्ट्री के फिगर्स देख रहा था। जो ही उन्हें पता चला है कि इसकी वैक्सीन वगैरह है, पहले तो खुद भी उन्होंने लोकली तौर पर कोशिशें की हैं, कुछ 2-4 ट्रायल कामयाब भी हुए उनके। या एशिया में 2 मुल्क थे, या चाइनीज थे जो इस पे काम कर रहे थे, या इंडियन से वो इस पे काम कर रहे थे। उनकी फार्मास्यूटिकल उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इंडिया की, वो ये बहुत आगे है उसमें। ये अगर पाकिस्तान बहुत सारी वहाँ से इंपोर्ट करता है, वहाँ से ड्रग्स वगैरह जो हैं। अब उन्होंने कहा है कि हमने उस कंपनी से रब्ता किया है जिस कंपनी ये ड्रग्स बनाई है, वैक्सीन बनाई है, दोनों कंपनी से, जो एक फाइजर से भी और बायो एंड टेक जो दूसरी कंपनी है, उन दोनों को हमने कहा कि जनाब कि इस खित्ते में 1.5 अरब ये रहते हैं, लोग रहते हैं इस मुल्क में, हमें उनकी जानों की फिक्र है, हमारे शहरी हैं, हमसे बात करें कितने पैसे लेने हैं, कितने हमने आपको फंडिंग करनी है और कितनी वैक्सीन हमें कैसे मिल सकती है। अब उसके 2-4 ऑप्शन वो जेर गौर हैं कि वो अगेन वैक्सीन इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर उनके साथ कोई म्यूचुअली एग्रीमेंट कर लेते हैं, अपने जो आपकी वो जो भी हैं फार्मूले हैं या वट एवर हैं, उनको पेमेंट करें, उसके बदले में उसके ये एक्सचेंज उसको ड्रग कंपनी को कि फार्मूला हमें दें, या जो भी उसके हैं अब उसके टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं वो करके उन्होंने कहा जी हम उनके साथ राब्ते में। वहाँ की हुकूमत ने हाथ नहीं खड़े किए कि भाई साहब हम थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, हमारे पास ना पैसे हैं, ना हमारे पास कोई अप्रोच है, ना हमारे पास कोई उसको 80 दर्जे की करने की क्या है। पूछा क्या उनसे सर कि 80 दर्जे की जो बात की जा रही है, वही सवाल जो कैबिनेट में जो लोगों को घुमा दिया कि 80 दर्जे पे तो हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जनाब हम लॉजिस्टिक में भी काम कर रहे हैं, ये लॉजिस्टिक ये होती हैं, हम लॉजिस्टिक में भी काम कर रहे हैं और इसको भी हम इंश्योर करेंगे कि हम इसको कैसे प्रिजर्व करके लोगों तक पहुंचाएं। अगला सवाल हुआ उससे हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल जो हैं जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उन्होंने कहा भाई साहब हमें यह खतरा है कि जो शहरों में लोग रहते हैं ना, मेट्रो में बाबूज हमारी तरह के टाई कोट पहने जो अफोर्ड कर सकते हैं, आप इनको पहले लगाएंगे, आप वैक्सीन देंगे, और जो गरीब गुरबा जो है स्लम्स में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, उनका क्या बंदोबस्त होगा। मतलब ये है कि जो बड़े लोग हैं अफोर्ड कर सकते हैं, पैसे वाले हैं, वो तो ले लेंगे। उसका उन्होंने जवाब दिया कि रियासत जो है वो अपने शहरियों के दरमियान इम्तियाज़ नहीं करती, ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि शहरियों को पहले दें और देहातों को बाद में दें, स्लम्स वालों को न दें। जो ही है कि हमारे पास, और उन्होंने उसकी डेट्स भी दी हैं, प्रोजेक्ट उन्होंने प्लान बना लिया हुआ है कि अगर ये जब वैक्सीन कभी आएगी तो इसको कैसे लगाना है, कहाँ पे जाना है, गाँव में कैसे जाएगी, शहर में कैसे जाएगी, और उसका सारा तरीकाकार एक जो है वो जो प्लान है ना, प्लान बना हुआ है इंडिया में। और उन्होंने कहा डेट दे रहे हैं, वो कहते हैं अर्ली नेक्स्ट ईयर जो है हम ये कोशिश की जा रही है, अर्ली नेक्स्ट ईयर से ये सारी वहाँ की वहाँ शुरू हो जानी चाहिए। मुझे याद आ गया, अब बात थोड़ी सी और साइड पे चली गई, ये प्रिंस करीम आगा खान जो है सेकंड, इनकी मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ा था, बड़ी खूबसूरत ऑटोबायोग्राफी है। उनके दौर में भी मेरा ख्याल 1892 या समथिंग में जब अंग्रेज यहाँ पे था, उस वक्त भी वबा आई थी, इसी तरीके की यहाँ पे भी आई हुई थी, पेंडेमिक आया था। अंग्रेजों ने यहाँ पे वैक्सीनेशन फ्लू जब आया था जी, यहाँ पे आया था, उनका इंपोर्ट होकर यहाँ पे आया था जहाजों के जरिए बला बला। उस वक्त भी अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों के लिए, वो जो बाहर से आए हुए थे, उन्होंने इंश्योर करवाई थी वैक्सीनेशन यहाँ के लोगों को कराने के। लोग उस वक्त भी नहीं करवा रहे थे,
अच्छा। लोगों को उस वक्त भी डाउट्स है कि मुसलमानों के खिलाफ हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। सबसे ज्यादा रजिस्ट भी उस वक्त हमारे ही तबकात कर रहे थे, हमारे ही मजहबी कर रहे थे, वैक्सीनेशन हराम है, नहीं लेनी, नहीं तो लास्ट 1 मिनट करनी। है। अंग्रेजों ने वहां से 1892 या 1896 में हिंदुस्तानियों के लिए जो हम भी थे उन्होंने अरेंज करवा ली थी वैक्सीन। इमरान खान हम ना अरेंज करा सके। 21वीं में कह रहे हैं। आमिर साहब, last 1 minute है। आई एम श्योर कि असद उमर साहब की इसके लिए एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए और वो हमारे साथ कल शेयर करेंगे, क्योंकि मेरा ये तासुर था पहले कि जो चाइना वैक्सीन जो बना रहा था तो हमें उन्होंने दान करने का ये दिया हुआ था इंडिया कि जनाब ये हमसे अगर निकल गई तो जो जिन मुल्कों को दी जाएगी उनमें पाकिस्तान भी शामिल था। पर इसके अंदर अगर हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, अगर पैसे नहीं है, तो मेरा ख्याल हमें एफर्ट गवर्नमेंट को नज़र आना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में ये अपील की जा रही है कि जनाब ये अमीरों और अमीर मुल्कों के लिए नहीं है, एशिया और अफगानिस्तान में भी इसके टेस्ट किए जाएँ कि वहाँ पर इसकी क्या इफेक्टिवनेस है। तो उसके लिए कम अज़ कम नज़र आए कि प्राइम मिनिस्टर साहब या हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री अपील कर रही है कि ये गरीबों की भी सुनी जाए। हमारे पास पैसे नहीं है मगर एफर्ट करते तो नज़र आए। इस पे एफर्ट होनी चाहिए। इमरान खान साहब कुछ तो इस पर सोचें। टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।